नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 अगस्त के प्रथम शिफ्ट में जो 8:30 से 10:30 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के दोनों ही सीके प्लस साइंस के 35 सवाल पूछे गए थे। इन 35 में से एग्जैक्ट 32 क्वेश्चंस मिल चुके, तो मैक्सिमम सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरे के पूरे लगभग सवाल है, आपको वो भी एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। वीडियो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि रियल क्वेश्चंस मिलने और उनको वेरीफाई करने में टाइम लगता है, तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आप सवाल भी सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पर, तो सवाल सेंड करने की लिंक टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जीके और साइंस का कल भी आपके दोनों ही पारियों में 35 सवाल लगभग पूछे गए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन साइंस के थे, 20 सवाल है वो अदर इंडिया जीके के थे। एमपी जीके के आज एक भी सवाल देखने को नहीं मिला है। तो सवाल यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला सवाल, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक आपको साइंस का पूछा है, एम्पियर हो जाएगा, ईजी सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पर फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको बनाने के लिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का पहले उपयोग किया जा सकता है। यदि सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन में नहीं था तो सिल्वर नाइट्रेट आप कर सकते थे। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग है वो कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है वोटिंग चिन्ह, जो वोटिंग स्याही होती है ना, वोटिंग इंक होती है जो पर आपकी अंगुली पर लगाई जाती है, उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल जो आपको पूछा है कि मोहिनीअट्टम की जो नर्तकियां हैं, डांसर हैं, उनके द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती हैं? तो मोहिनीअट्टम डांस जो केरल का है, उनको करने वाली जो भी डांसर हैं, उनके द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है वो सफ़ेद या फिर हल्के सफ़ेद रंग की होती है। अगला सवाल देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, आपके सामने टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील है। 12 और 13 अगस्त तो लास्ट डेट है। यदि आप टेक्स्ट बुक पास अभी लेंगे तो कब सबसे कम प्राइस में आपको डील मिल जाएगी। TTG के कूपन कोड यूज़ करना। इस कूपन कोड से आप टेक्स्ट बुक पास प्रो है 359 रुपये, नहीं एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस, 365 दिन के आसपास होते हैं ना, तो एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में ये डील आप ग्रैब कर सकते हो, जहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास मिल जाएगा। तो पास प्रो ले लेना। टेक्स्ट बुक का नया फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम कोई भी टेस्ट को री अटेम्प्ट करके आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो बेहतरीन डील के लिए TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। 12 और 13 अगस्त इसका लास्ट डेट है, और इसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको सेम एग्जाम पैटर्न और इंटरफेस पर आधारित मिल जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। लैंगचैन खंबाब नदी जो राकश ताल से झील से निकलती है वो किस नदी का नाम है? तो यहाँ पर लैंगचैन खंबाब नदी का नाम है, ये है दोस्तों सतलज नदी का नाम। सतलज नदी को तिब्बत में लैंगचैन सांगपो या खंबाब कहा जाता है, इसे हाथी नदी भी कहा जाता है। ये तिब्बत से वहाँ से निकलती है राकस्ताल झील से, मानसरोवर के पास से 4555 मीटर की ऊंचाई से, और वहाँ पर इसे लैंगचैन खंबाब के नाम से जाना जाता है, सतलुज रिवर को। गर्मियों के दिन अचार में फफूंद लग जाता है, उसका क्या नाम है? जो फफूंद लग जाता है अचार में, पिक्कल में, वो फंगस कवक के कारण होता है, जिसमें विशेषकर 3 प्रमुख रूप से फंगस है, म्यूकर रेस्मोसस, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम और राइजोपस स्टोलिनिफर। ये प्रमुख रूप से जो फंगस है जिसके कारण अचार में फफूंद लग जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन के पाचन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन में पाचन होता है एक तरीके से, यहाँ पर वियोजन जो रिएक्शन होती है, आहार के बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होते हैं, अपचय रिएक्शन देखने को मिलती है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट सवाल, डांडिया कहाँ का डांस है? डांडिया इजी सवाल है, गुजरात का नृत्य है, नवरात्रि के दौरान किया जाता है, और गुजरात के अतिरिक्त राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। गुजरात के प्रमुख नृत्यों में डांडिया रास है, गरबा है, टिप्पणी जूरियन और भवई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। अगला सवाल नंबर 9, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों वायुमंडल में एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। जब SO2 और NO2 है
ये जल वाष्प के संपर्क में आते हैं, उस केस में यहाँ पर केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और जब NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जल और O2 के संपर्क में आएगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, जो अम्लीय वर्षा का कारण है। ज्वाला के उस रंग का नाम क्या है जिसमें O2 के द्वारा पूर्ण दहन होता है? जब O2 की अधिकता में दहन होता है ना, वो ज्वाला होगी आपकी नीले रंग की, और O2 की कमी का होता है तो फिर वो पीले टाइप के रंग की होगी। तो नीली लो वाली जो ज्वाला है वो अधिक ऑक्सीजन के कारण होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उसमें। नेक्स्ट है, जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? उस समूह को जो स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर बात हो रही है प्रजाति की, यहाँ पर बात हो रही है स्पीसीज की। तो जीवों के उस ग्रुप को स्पीसीज कहा जाता है। तो स्पीसीज जीवों के एक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जो परस्पर प्रजनन और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम है, एक प्रजाति। नेक्स्ट वाले 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देशी रियासत जो लगभग 565 के आसपास थी जब भारत आज़ाद हुआ उस दरमियान, तो उनको विलय करने के लिए उत्तरदायी जो व्यक्ति हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाया, और कुल 565 जो देशी रियासत थी ये ब्रिटिश राज से विशेष संबंध और इन्हें मान्यता थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं, इन्होंने वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य इन्हें सौंपा गया था। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद सभी रियासतों में सबसे बड़ी और समृद्धशाली थी। और कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या तो मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था, वो राजा हरि सिंह था। तो प्रमुख 565 में से 3 बड़ी रियासतें मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर हैं। 21 रियासतों में सरकार थी उस समय केवल। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अभी तो वर्तमान में दोस्तों राजीव कुमार जो 25वें हैं। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में 25वें राजीव कुमार हैं 15 मई 2022 से। फर्स्ट जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे और अभी बने हैं अरुण गोयल। अगला सवाल है, कथक नर्तक कौन है? कथक डांसर की बात करें तो प्रमुख रूप से बिरजू महाराज का नाम आता है, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, लीला सोखी, ये सभी कथक है, जिसमें बिरजू महाराज आपके विकल्प में था, करेक्ट करना था। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह की बात करें तो भरतनाट्यम और ओडिसी की डांसर हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए इन्हें नामित किया गया है, और 1992 में सोनल मानसिंह को 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण और 2003 में 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2003 में पद्म विभूषण दिया गया है। और ये दोनों ही पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट सवाल है, ए होल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? ए होल शिलालेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय। ए होल शिलालेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखित है। और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो रवि कीर्ति कवि थे और उन्हीं के बारे में ये एहोल शिलालेख है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। एहोल कर्नाटक में स्थित है, चालुक्यों की राजधानी थी। ये शिलालेख पुलकेशिन के विजय के जैसे विशेषकर पुलकेशिन ने जो हर्षवर्धन को पराजित किया था वो विजय इसी एहोल शिलालेख में मिल जाएगी। नेक्स्ट वाला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति है दोस्तों मत्स्य या फिर मछली उत्पादन से संबंधित है। प्रमुख क्रांतियों की बात करें तो श्वेत क्रांति है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन जो फाइबर क्रांति है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण गोल्डन रिवॉल्यूशन है, गोल्डन में फाइबर है वो जूट की है। और स्वर्ण क्रांति का पूछ ले केवल तो ये बागवानी है, शहद, फल, फूल, औषधि, मसालों से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, भूरी क्रांति है चमड़ा कोको से संबंधित क्रांति है, भूरी क्रांति। और ग्रे क्रांति की बात करें, ग्रे क्रांति है उर्वरक से संबंधित हो, उर्वरक से संबंधित ग्रे है। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति है मांस टमाटर उत्पादन से और गोल हो गई आलू से। सिल्वर फाइबर क्रांति है, सिल्वर फाइबर है दोस्तों कपास से। गोल्डन फाइबर थी आपके जूट से, सिल्वर है कपास से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा पादप जगत का
वर्गीकरण भाग नहीं है। तो प्लांटी का आप वर्गीकरण देखेंगे तो ये पूरा आप डायग्राम के रूप में देख सकते हो। पादप जगत है, पादप शरीर बिना के कोई भी जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होगा तो वो थेलोफाइटा में चला गया। और विभेदित पादप शरीर होगा जड़ तना पत्तियों में, उसमें भी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये प्रमुख है। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पादप के प्रमुख वर्गीकरण में आते हैं। अब यहाँ पर विभेदित पादप शरीर में भी एक होता है सेहवनी उत्तक वाला, एक बिना सेहवनी उत्तक वाला। तो बिना सेहवनी उत्तक का ब्रायोफाइटा है, सेहवनी उत्तक का है टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सेहवनी उत्तक में भी टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होता है, और बीज उत्पादित करने वाले जैसे आप फेनरोगैम कहते हो, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम, ये तीनों ही थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम, जिसमें जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं और बीज उत्पन्न नहीं होते वो क्रिप्टोगैम। और प्रत्यक्ष जन्नांग देखने को मिलेंगे फेनरोगैम में, जिसमें नग्न बीजी और एक फलों के बंद बीजी जो आवर्त बीजी हैं। नग्न बीजी है जिम्नोस्पर्म, और जो फल है बंद होंगे वो होंगे एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म भी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इनका 12 अगस्त को भी मैंने एनालिसिस पे पूरा डिटेल में बताया था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। पूरा पादप जगत और जंतु जगत वर्गीकरण का जो एग्जाम में ओरिएंटेड फैक्ट है वो उसमें मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थेलोफाइटा शरीर विभेदित नहीं होगा। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगोरा, कारा इसके उदाहरण हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये उभयचर हैं दोस्तों पादप वर्ग का, और मॉस, मार्केसिया, रिक्शिया इसके उदाहरण हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो जड़ तना पत्ती में विभेदित होगा। मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल इसके उदाहरण हैं। क्रिप्टोगैम में तीनों आगे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम में आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म का एक अलग से सवाल पूछा गया है। तो जिम्नोस्पर्म है जिसे नग्न बीजी आप कहते हो, अनावर्त बीजी कहते हो। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी बीज फूलों में और फल में बंद अवस्था में न होकर छोटी टहनियाँ या फिर शंकुओं में खुली अवस्था में देखने को मिलेंगे। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में उदाहरण में कौनधारी पादप आ जाएंगे, जिसमें चीड़ है, परसरल है, सनोबार, देवदार, पाइनस, साइकस ये सभी। और इसके विपरीत हैं वो एंजियोस्पर्म हैं, जिसमें बीज हैं वो ढकी हुई अवस्था में रहेंगे। पुष्पी पादप जिसे आप कहते हो, पौधों में बीज फलों के अंदर रहेंगे, सपुष्पक होंगे। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये निश्चित रूप से इसमें पाए जाते हैं सपुष्पी में, एंजियोस्पर्म में। और ये यहाँ पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभाजित होता है। अब जिसमें एक बीजपत्री के अलग अलग उदाहरण हैं, मक्का, चावल, गन्ना, गेहूँ, प्याज, नारियल है, लहसुन, प्याज वगैरह एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें ये सभी। नेक्स्ट सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट सवाल, लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? लूनी जो राजस्थान की नदी है, ये राजस्थान में अजमेर के नागपाड़ से तो निकलती है, लेकिन जो समाप्त होती है वो कच्छ के रण में होती है। इसकी लंबाई लगभग 330 किलोमीटर है, और ये दोस्तों गुजरात की कच्छ के रण में जाकर मिल जाती हैं। कच्छ का रण गुजरात करेक्ट हो जाएगा। यूपीआई से एक सवाल पूछा गया, एग्जैक्ट क्या सवाल है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई है, इसको कौन डेवलप किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित है। इसको कौन विनियमित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत हुई। और अभी जैसे यूपीआई का एक और वर्जन यूपीआई 123 पे है, ये कीपैड फ़ोन के लिए हैं। डायरेक्टली बिना इंटरनेट के आप यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हो। 8 मार्च 2022 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, 1206 में गुलाम वंश के सुल्तान। तो गुलाम वंश हैं, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी का शासन रहा है, जिसमें 1206 में थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1210 थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह 1210 में, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 इल्तुतमिश है। रजिया सुल्तान का काफ़ी बार पूछा जाता है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद बहरम शाह 1240 से 42, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, और अंतिम जो गुलाम वंश के शासक हैं वो कैकाबाद 1287 से 1290। तो ये टोटल 11 शासकों में से केवल 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे, गुलाम थे एक्चुअल में।
दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी आया। तो दिल्ली सल्तनत की वंशावली आपको भली भांति पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, गुल खिले तो 16, ठीक है, गुल खिले तो 16। अब गुलाम वंश पहली डायनेस्टी है 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, गुल खिले तो। अब खिलजी है 1290 से 1320 तक, तो यानी तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, गुल खिले तो 16। अब 16 यानी शेर डायनेस्टी 1414 से 1451, और फिर लो यानी लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। अब यहाँ पर सभी ये जो दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी हैं उनका शुरुआत किसने की, यानी स्थापना किसने की, अलग अलग। जैसे तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 है ना, तो तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 तक। उसके बाद महमूद बिन तुगलक थे 1325 से 51 है। फिर फिरोज शाह तुगलक 51 से 1388। ये पूरी तुगलक डायनेस्टी है। लास्ट था नसीरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का। और उसके बाद यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 से 1296 तक शासन रहा है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद साहिबुद्दीन उमर 1316 में, कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320। सैयद डायनेस्टी की बात करें तो 1414 में बने थे खिजर खान। मुबारक शाह 1421 से 34, मोहम्मद शाह 1434 से 43, अलाउद्दीन आलम शाह 43 से 51। लोधी डायनेस्टी है 1451 से 1526 है, जिसमें बहलो लोधी पहले शासक थे 1451 से 1489। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। नेक्स्ट सवाल है 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसको चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था, और सेकंड सत्याग्रही के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था 17 अक्टूबर 1940 को। अगला सवाल है गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं। गैर अनुसूचित बैंक में कोऑपरेटिव बैंक आ जाती है। गैर अनुसूचित बैंक में कोऑपरेटिव बैंक जो 3 श्रेणियों में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर होती हैं, ये गैर अनुसूचित हैं। यानी यहाँ पर अनुसूचित बैंक कौन सी है, शेड्यूल्ड बैंक कौन सी हैं, जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल बैंक है ना, वो सभी शेड्यूल्ड बैंक हैं। और इसके अतिरिक्त आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक नहीं है वो द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक नहीं है, वो गैर अनुसूचित बैंक है। और इसमें विशेषकर कोऑपरेटिव बैंक है गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक को केस रिजर्व रेशियो है ना, वो आरबीआई के पास रखना अनिवार्य नहीं है। लगभग 4 पॉइंट कुछ फीसदी केस रिजर्व रेशियो रहता है। बाकी सभी जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उसमें से 4% के आसपास धन आरबीआई को जमा कराना ही पड़ेगा जो भी डिपॉजिट होता है। अब सीआरआर है वो अदर शेड्यूल्ड बैंक को अपने पास तो रखना होगा, लेकिन आरबीआई के पास जमा जरूरी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। और जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है वो 5 ग्रुप में है। भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, अन्य जो भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है निजी क्षेत्र की, ये 5 क्षेत्र में अनुसूचित बैंक है। सबसे लंबी तट रेखा जो काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है वो कहाँ पर है। सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात में, भारत में सबसे लंबी तट रेखा है जो काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, और इसकी लंबाई है दोस्तों 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लगभग है सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात में। गुजरात के बाद सेकंड सबसे बड़ी है आंध्र प्रदेश में 974 किलोमीटर। थर्ड है तमिलनाडु में 940 किलोमीटर। अब तमिलनाडु वाले जिसे कोरोमंडल तट कहते हो। उसके बाद चौथे स्थान पर महाराष्ट्र की है 720 किलोमीटर कोंकण तट है। फिर केरल की मालाबार तट है 580, ओडिशा की 485 किलोमीटर उत्कल मैदान, कर्नाटक में कनारा तट है 320 किलोमीटर, गोवा के 160 किलोमीटर, इससे कम पश्चिम बंगाल के 157 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल 9 स्टेट में ये तटीय बाउंड्री है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल तटीय बाउंड्री है वो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है टोटल तटीय बाउंड्री। इसमें से भी 6100 किलोमीटर मेनलैंड की है और बाकी आइलैंड की है 1197 किलोमीटर। तो 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त तटीय बाउंड्री 2 यूटी, दमन दीव, पुदुचेरी में भी है। अगला सवाल है किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है। रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह जिसका जन्म का नाम रोशन अख्तर था, 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहा। उसके शासनकाल के दौरान मुगल इतिहास में पहली बार बाजीराव के अधीन मराठा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट यहाँ पर एक पुस्तक का है जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट के लेखक कौन है। जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट की ऑथर है रितु मेनन। जोहरा शेहगल
जो कि 1912 से 2014 तक ये इनका जन्म 1912 से 2014 में मृत्यु हुई। तो कला के क्षेत्र में भारतीय सदी का विस्तार किया और देश और विदेश में संगीत को छोड़कर सभी प्रदर्शन कलाओं में अपनी छाप छोड़ने वाले एकमात्र महिला बनी ज़ोहरा सहगल। इनकी बायोग्राफी है ज़ोहरा बायोग्राफी इन 4 एक्टर रितु मेनन के द्वारा लिखित है। मौर्य साम्राज्य से एक सवाल पूछा है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया कमेंट सेक्शन बता सकते हो मौर्य साम्राज्य का क्या सवाल था। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल दोस्तों 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व रहा है। एक 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है तो ये उल्टे हो जाएंगे। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी उनके मंत्री चाणक्य के द्वारा। साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र जो पटना शहर के आसपास। और मौर्य डायनेस्टी के शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व रहे। उसके बाद बिंदुसार बने 298 से 272 ईसा पूर्व। फिर अशोक था 268 से 232 ईसा पूर्व। दशरथ मौर्य 232 से 224। फिर संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सतधनवा और बृहद्रथ। सबसे अंतिम जो मौर्य शासक थे वो बृहद्रथ थे। और ये मौर्य वंश की स्थापना हुई थी नंद साम्राज्य का पतन कर। नंद साम्राज्य पर विजय की थी 322-23 ईस्वी में ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को यहाँ पर युद्ध भूमि में पराजित करके मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में नींव डाली थी। इस मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था सेनापति मौर्य साम्राज्य के पुष्य मित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या की गई थी 185 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई। विशेष शरीर से ढकी सामने के अंगों को पंखों में बदल दिया जाता है। तो इस टाइप से सवाल था। एविज पक्षियों से रिलेटेड सवाल था। पक्षियों का अगर पाद है ना वो रूपांतरित होकर पंख बनते हैं। अंतः जो कंकाल की लंबी अस्थियां हैं वो खोखली और वायुकोश युक्त होती हैं जिससे शरीर हल्का हो जाता है जो पंख के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर मैं बात करूँ कबूतर के पंख और मनुष्य की भुजाएं समजातीय अंग है। समजातीय अंग कौन से अंग है जिसकी मूल संरचना एक जैसी लेकिन कार्य अलग अलग। अब यहाँ पर मैं बात करूँ वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। साइक्लोस्टोमेटा और मत्स्य में उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये उदाहरण सभी याद रख सकते हो। जल एम्फीबिया में सेलामेंडर, टोड, राना ट्रिगिना, हाइला ये आ जाएंगे। सरीसृप हैं इसके अंतर्गत कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, टर्टल ये सभी सरीसृप। पक्षी है वो एविज में आते हैं। समतापी प्राणी होते हैं पक्षी। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। पक्षियों का ध्यान रखना 4 कक्षीय है। और जो एम्फीबियन है या फिर मैं बात करूं एम्फीबिया उभयचर है इनका हृदय होता है वो 3 कक्ष का होता है। और मछलियों का हृदय होता है मत्स्य का वो 2 कक्ष का होता है। ये ध्यान रखना मछलियों का 2 कक्ष का होता है। एम्फीबियन का 3 चैम्बर का होता है। सरीसृप की बात करें तो इनका हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय रहता है लेकिन मगरमच्छ का हृदय है वो 4 कक्षीय विशेषकर ध्यान रखिएगा। और पक्षियों का होता है वो 4 कक्षीय हुमन की तरह समतापी प्राणी हैं। 2 जोड़ी पैर होते हैं। आगे के 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। सभी पक्षी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपको स्तनपाई की बात करें तो 4 कक्षीय हृदय जो हुमन स्तनपाई हैं। त्वचा पर बाल, श्वेद और तेल ग्रंथियां होगी। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। किडना प्लेटिपस को छोड़ दे तो ये अंडे देते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में विकास होने तक लटके रहते हैं। तो बिल्ली, मनुष्य, चूहा, व्हेल, चमगादड़ सभी स्तनपाई हैं। तो नेक्स्ट वाला है वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। सीएनजी का उपयोग होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसका मुख्य घटक मीथेन होता है। एक ईज का प्रारंभ कब हुआ ये एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस टाइप से आज ये सभी सवाल आपको देखने को मिले हैं जीके और साइंस के। तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं ली है आज अंतिम डेट है। बेहतरीन ऑफर की टीटीसी के कूपन कोड से आप डील का लाभ उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद।